नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। अब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के ही फर्स्ट चैप्टर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस से संबंधित अन्य क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कराने जा रहा हूं। पिछले लेक्चर को आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अप्रॉक्सीमेट द स्टीमिंग ऑफ द फूड इन प्रेशर कुकर। मतलब प्रेशर कुकर में फूड को स्टीम करने के लिए जो प्रोसेस होता है किस प्रकार का प्रोसेस हम लोग मान सकते हैं। देखिए, जो प्रेशर कुकर होता है उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या उसका कांस्टेंट रहेगा। तो ये किस प्रकार का प्रोसेस जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोचोरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोचोरिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट एक में जो पहली लिस्ट है उसमें टाइप ऑफ थर्मामीटर दिया है, दूसरे में उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी दी हुई है और करेक्ट आंसर हमको चूज करना है। ठीक, तो देखिए मतलब उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। तो मरकरी इन ग्लास, मरकरी इन ग्लास, देखिए जब हम ग्लास में जो मरकरी होता है तो टेम्परेचर कारण क्या है, वो एक्सपेंड करता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो जो मरकरी इन ग्लास है, ए क्या है, वो वॉल्यूम को मेजरमेंट करता है। ये तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ठीक, ओके। अगला है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, देखिए थर्मोकपल जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है। ठीक, थर्मोकपल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है जंक्शन पे थर्मोकपल के, उसको मेजरमेंट करता है। तो उसके आधार पे हमको टेम्परेचर बताता है। ठीक, तो ये थर्मोकपल में बी का आंसर क्या जाएगा, 4 हो जाएगा, बी का 4। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, डी हो गया। ठीक, यहाँ से तो हमको आंसर पता है, बाकी दोनों भी चेक कर लेते हैं। थर्मिस्टर जो होता है रेजिस्टेंस के आधार पर वर्क करता है। तो ई सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे। और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस जो थर्मोमीटर होता है वो प्रेशर के आधार पर वर्क करता है। ठीक, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रहता है, तो जितना उसका प्रेशर बढ़ता है उसी के हिसाब से टेम्परेचर को मेज़र करके बताता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं पी वी अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वी वी कांस्टेंट है। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, है ना। तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसी के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसी के हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन an ideal gas at 27 degree Celsius is heated at constant pressure till its volume becomes 3 times। ठीक, मतलब जो उसको हम लोग को कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब P इक्वल टू कांस्टेंट रखते हुए इस प्रकार इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है कि उसका वैक्यूम बिकम 3 टाइम, मतलब वॉल्यूम बिकम 3 टाइम्स, मतलब V2 जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ V1। ओके, What would be the temperature of the gas? फाइनल टेम्परेचर हमने पूछा है। तो क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। ओके, तो सीधे सीधे फार्मूला बन जाता है V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। सिंपल सा फार्मूला बन जाता है। तो V1 की वैल्यू V1 ही रख लीजिए अपॉन T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हमेशा किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। तो 273 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 300 हो जाएगा। ठीक, ओके, यही ध्यान रखना है मेनली कि जब भी इसमें टेम्परेचर रखेंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखेंगे। तो 227 प्लस 273, इसमें कितना जोड़ना है, 273 जोड़ देंगे तो किस में बदल जाएगा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर बन जाएगा। ठीक, ओके, ये हो जाएगा V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू है 3V1 अपॉन हमको T2 क्या है, निकालना है। ठीक, T2 क्या है, निकालना ही है। T2 हमको निकालना है। ठीक, सॉल्व कर देंगे तो V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू क्या आएगा, 300 इंटू 3 इक्वल टू 900 केल्विन। क्या आ जाएगा, 900 केल्विन। इस केल्विन को हमको किस में बदलना होगा,
इस केल्विन को हमको बदलना होगा इसमें डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि आंसर किसमें दिए डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें 273 को हम लोग घटा देंगे। 273 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये जगह 9 में से 2 गया बचा 2, 8 में 2 गया बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा 627 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको जो भी न्यूमेरिकल सवाल जो आते हैं जो प्रैक्टिस करनी है उसको विदाउट कैलकुलेटर ही करना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आइस केप्ट इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम। ठीक, मतलब थर्मोफ्लास्क में आइस रखी हुई है, वेल इंसुलेटेड है मतलब नंबर 1 कि Q क्या है, Q इक्वल टू 0, मतलब जिसमें हीट ट्रांसफ़र है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो क्या है 0, क्योंकि वेल इंसुलेटेड है। उसके अलावा किसमें थर्मोप्लास्ट के अंदर रखा हुआ है, तो आइस रखी हुई है इसके अंदर, तो मास भी यहाँ से वहाँ मोशन नहीं करेगा, तो यम भी क्या हो जाएगा, मास ट्रांसफ़र भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, मास का ट्रांसफ़र भी 0 है, हीट ट्रांसफ़र भी 0 है। ठीक, मतलब डेल्टा चेंज इन एनर्जी और चेंज इन मास दोनों क्या है 0 है, तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। ओके, कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो देखो टेम्परेचर का मेजरमेंट किस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी लॉ, किस थर्मोडायनेमिक्स लॉ पे वर्क करता है। देखिए जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो हमेशा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच ऑफ द अब प्रॉपर्टीज सिस्टम ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था जो मास पे डिपेंड करेंगी वो कैसी होंगी, एक्सटेंसिव होंगी, और जो मास पे डिपेंड नहीं करेंगी वो कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। पिछले इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करा रही थी उसमें आपको हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में बताया था। तो देखिए टेम्परेचर क्या है, मास पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती थी, ये भी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक वर्ड लगा हुआ है, जब भी स्पेसिफिक वर्ड लगा होता तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती है। ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी क्या मटेरियल का गुण है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो 4 की चारों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक, ये चारों प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। इन्होंने कहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक, तो देखिए इसमें TS डायग्राम पे इन्होंने ग्राफ बनाया है और 1, 2, 3 एंड 4 दिया है, उसके हिसाब से इन्होंने n की इंडेक्स n की वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो हम जानते हैं देखिए कि जब इंडेक्स n की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो एक कैसा प्रोसेस हो जाता है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाता है, यानी P इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, अगर P की इंडेक्स की वैल्यू यानी सीधे सीधे PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट में वैल्यू दी हुई है अलग अलग। तो अगर P की n की वैल्यू 0 है तो P इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, अगर n की वैल्यू n है तो ये जाएगा PV इक्वल टू C। तो ये कैसा प्रोसेस हो जाता है, ये जब PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा हो जाता है, आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है। आइसोथर्मल लिख नहीं पा रहा हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है। और जब n की वैल्यू 1 टू द 1.4 है तो मतलब इसकी वैल्यू गामा की इक्वल हो जाती है 1.4, तो ये कैसा हो जाता है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाता है। कैसा प्रोसेस हो जाता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाता है। आइसेंट्रोपिक, और जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी
ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। v इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोचोरिक या आइसोबारिक हो जाएगा। ठीक, ओके। अगला ले लेंगे, अगला क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला प्रोसेस क्या है, यहाँ पे यस कौन सा मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी में पहला, तो ये दोनों दिए हुए हैं। ठीक, ओके, तो सी। उसके बाद ये फोर प्रोसेस क्या है, ठीक, 4 प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये बी। ठीक, ये आइसोथर्मल प्रोसेस बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 के लिए बी, तो मतलब 4 में हमको क्या लेना है, बी के लिए 4, तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रोसेस रह गए हैं, 2 और 3। क्यों, अब हमको इसमें देखिए यहाँ 2 3 दिया है, तो ये सॉल्व करना है। देखिए जब भी ध्यान रखिए कि टीएस डायग्राम पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस होता है, और दूसरा प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक, तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है इसका स्लोप अधिक होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस का स्लोप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के स्लोप से अधिक होता है। ठीक, ओके। तो देखिए, तो ये क्यों, इसमें किसका स्लोप ज़्यादा है, इसमें इसका स्लोप अधिक है, तो ऑब्वियसली ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, और ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो बस यही ध्यान रखना है इस सवाल में कि आपको कि टीएस डायग्राम पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन्स की स्लोप होता है वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन के स्लोप से अधिक होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो हो जाएगा कांस्टेंट, कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब डी। ठीक, डी हो जाएगा, तो डी के लिए 2 ले लेंगे, तो ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो देखिए इसमें आप क्या चीज़ें याद रखनी है, इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कि ये कौन कौन से प्रोसेस है, इंडेक्स से पहचान करेंगे, फिर उस प्रोसेस को, ठीक, इस प्रोसेस से आधार पे फिर हम लोग इस पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी आगे बढ़ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, अगला स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और उसको बताना क्या है, विच ऑफ दीज प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, इसमें कौन कौन से प्रोसेस इरिवर्सिबल है। ठीक, तो देखिए बॉइलिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द हीट सोर्स ऑफ द सेम बॉइलिंग टेम्परेचर, जब सेम बॉइलिंग टेम्परेचर से ही हम लोग किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, मतलब क्या है, जो हीट सोर्स है उसका टेम्परेचर और जो हीट गेन करने वाला टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम हो, तो क्या होता है, सेम टेम्परेचर के बीच में हीट फ्लो बहुत रेयर, बहुत स्लो होता है। तो ये बहुत वेरी स्लो प्रोसेस आएगा। तो ये क्या होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। और फिर क्या है, थ्योरेटिकल आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ ए गैस, तो जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है वो भी बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो ये भी कैसा होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक, फिर दिया है थ्योरेटिकल पॉलीटॉपिक कंप्रेशन प्रोसेस विद हीट रिजेक्शन टू एटमॉस्फेयर। देखिए जब एटमॉस्फेयर को हीट रिजेक्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसमें हीट लॉस हो जाएगा, जब हीट गेन होगा तो उसी मात्रा में उसी वर्क के हिसाब से नहीं मिलेगा, तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ 2 आइडल गैसेस इनटू ईच अदर, जब 2 गैसें आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं तो ये प्योरली इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। मैंने पूछा कौन कौन से प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक, देखिए एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम, बट हीट एंड वर्क कैन चेंज क्रॉस द बाउंड्री।
specific amount of mass in this space, a fixed region of space where mass, heat and work can cross the boundary of that region। देखिए कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, मान लीजिए कोई भी फ्लो हो रहा है तो हम उसमें क्या करते हैं, एक छोटे से रीजन को, कोई भी एक रीजन ले लेते हैं जिसको हम लोग कंसिडर करना रहता है, ठीक। हमेशा कंट्रोल वॉल्यूम को देखिए डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, किस तरह से दर्शाते हैं, डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, हमने अपनी तरफ से इमेजिन किया होता है, तो कंट्रोल वॉल्यूम का हमेशा ही डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है, ठीक। तो ये क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री को भी हमेशा डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, और जो रियल बाउंड्रीज होती हैं उसको हम लोग फिक्स्ड लाइन से दर्शाते हैं, ठीक। देखिए क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें से मास कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा होता है और एनर्जी भी कंटिन्यूअस फ्लो हो रही होती है, ठीक। एक क्लोज सिस्टम, क्लोज भी सिस्टम में नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोज सिस्टम में मास कांस्टेंट होता है, जैसे मास कांस्टेंट नहीं है। ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस, किसी स्पेस में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास, देखिए अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है, मास जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, मास भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर इस पाइप के फ्लो की बात करें तो उसमें क्या है, मास जो यहाँ से इंटर कर रहा है वो दूसरी तरफ से एग्जिट कर जा रहा है, ठीक। ये चौथा दिया है, ए फिक्स्ड रीजन ऑफ स्पेस वेयर मास, हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्यों? क्योंकि वर्क भी क्रॉस कर सकता है और हीट भी क्रॉस कर सकती है और मास भी क्रॉस कर सकता है, तो कंट्रोल वॉल्यूम का डेफिनेशन यही होती है, ठीक। ये याद कर लिए, एग्जाम में 2014 में आया हुआ है। एक क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैनिफेस्ट्स, मतलब एक क्लोज्ड जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, ठीक। तो हम जानते हैं क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो होता है जिसका मास क्या होता है, मास चेंज नहीं करता, मतलब मास कांस्टेंट होता है, ठीक। लेकिन जो हीट है वो बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है, ठीक। तो मैटर इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री बट एनर्जी ट्रांसफर ऑक्योर्स अक्रॉस द बाउंड्री, मतलब मास बाउंड्री को तो क्रॉस नहीं कर सकता है लेकिन एनर्जी क्या उसको क्रॉस कर सकती है, ठीक। तो इसका आंसर ये ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा देखिए, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। देयर इज ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों क्रॉस कर रहे होते तो कैसा सिस्टम हो जाता है, ये ओपन सिस्टम हो जाता है, ठीक। अब तीसरा, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ मास बट नो हीट एंड वर्क एनर्जी कैन ट्रांसफर, ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम विद सराउंडिंग, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो कैसा हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण के लिए हम देखें, जो ओपन सिस्टम होता है जैसे कंप्रेसर है, ठीक, बॉयलर है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, टरबाइन है, एवापोरेटर है, कंडेंसर है, ठीक। तो ये सभी सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम है। टरबाइन ओपन सिस्टम है क्योंकि उसमें से एक तरफ से स्टीम आती है, दूसरे से स्टीम निकलती है, ठीक। एवापोरेटर में भी एक तरफ से स्टीम आती है, दूसरी तरफ से स्टीम निकल जाती है। कंडेंसर में भी एक तरफ से स्टीम आती है, दूसरे से वो लिक्विडाइज होकर निकल जाती है। मास कंटिन्यूसली उसमें बाउंड्री को क्रॉस करता रहता है, इसीलिए ये सभी सिस्टम क्या होते हैं, ओपन सिस्टम होते हैं, ठीक। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो जैसे ग्रीन हाउस है, ठीक, जैसे जो कांच के घर बने होते हैं जिन्हें पौधे लगाए जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, तो उसमें हीट क्या है, सन की हीट भीतर आ सकती है, ठीक, लेकिन अंदर का मास बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये कांच की बाउंड्री से बंधे हुए होते, तो इसमें मास फ्लो नहीं कर सकता, जिससे हीट फ्लो कर सकती है। तो ये कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक। और आइसोलेटेड सिस्टम की लिए बात करें तो यूनिवर्स हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कौन रिप्रेजेंट करता है? मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर। तो आइसक्रीम फ्रीजर अगर हम फ्रीज कर देते हैं तो इसमें क्या है, हीट भी बाहर नहीं जाती है, ठीक, साथ ही मास भी बाहर नहीं जाता है। तो ये कैसा सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं लगभग, ठीक, एक हद तक इसको आइसोलेटेड सिस्टम माना जा सकता है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसमें एक तरफ से फ्लूइड एंट्री करता है, दूसरी तरफ से फ्लूइड एग्जिट करता है। तो ये कैसा सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है। प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में देखिए जो उसके अंदर का मास है, मतलब उसके अंदर जो भी फूड रखा हुआ है वो फिक्स है, मास तो फिक्स है, लेकिन एनर्जी क्या है, गैस की सहायता से एनर्जी कंटिन्यूसली उसमें जाती रहती है। तो एक कैसा सिस्टम हो जाता है, ये अपना क्लोज्ड सिस्टम हो जाता है। प्रेशर कुकर कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है।
क्लोज्ड सिस्टम है। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर देखिए, इसमें जब हम इसके द्वारा किसी चीज़ की स्पेसिफिक हीट नापते हैं, तो हमको जिसकी भी स्पेसिफिक हीट नापनी होती है उसको हम लोग उसको मतलब एकदम हीट करके इसके भीतर डाल देते हैं और उसको एकदम बंद कर देते हैं ना, ठीक। तो ये कैसा सिस्टम होता है, ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है, आइसोलेटेड सिस्टम। बॉम्ब कैलोरीमीटर की वर्किंग आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। आगे पढ़ते हैं। इन हाईली रेयरिफाइड गैसेस, हाईली रेयरिफाइड गैसेस का मतलब कहता है जिसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे बहुत अधिक दूर दूर तक होते हैं, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, हाईली रेयरिफाइड गैसेस कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ दिस लॉसेस वैलिडिटी, मतलब इसमें से कौन सा कंसेप्ट जो काम नहीं करता है, दिया है। देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तो हो सकता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। और साथ में उसमें क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। जब तीनों इक्विलिब्रियम होते तभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक नहीं है तो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं आता। फिर से नोट कर लीजिए, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब उसमें कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो है केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब उसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए उसका, साथ ही उसमें किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन वर्क नहीं कर रही होनी चाहिए। तो जब तीनों स्थितियाँ एक साथ होती है तभी हम उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए किसी प्रकार की गैस है उसमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो सकता है। कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, ठीक। तो कंटिनम का कॉन्सेप्ट क्या है, अपनी वैलिडिटी नहीं रखता है। क्यों, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम कहता है कि किसी भी पदार्थ को हम लोग इस प्रकार मानते हैं कि उसमें किसी प्रकार का वॉइड नहीं है, मतलब उसमें पदार्थ इस प्रकार से है कि पदार्थ कंटिन्यूअसली है, उसमें किसी भी जगह पर खाली स्थान नहीं है। लेकिन जो रेयरिफाइड गैसेस होते हैं इसमें अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में खाली स्थान बहुत अधिक माना जा सकता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम वहाँ पर अपनी वैलिडिटी खो देता है। स्टेबिलिटी, तो स्टेबल हो सकती हैं गैसें। और मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, देखिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम क्या है, वो मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े स्तर पर देखता है, ठीक, और माइक्रोस्कोपिक छोटे स्तर पर देखता है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम इसका ज़्यादा बेटर आंसर है, ठीक है। ये नहीं दिया होता तो आप मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट देख सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक। आगे ले लेते हैं, द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक। तो देखिए जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर रहता है वो इस प्रिंसिपल वर्क करता है कि उसका जैसे जैसे प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, ठीक। पहले तो ये होता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैसेस के लिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक। तो देखिए तो क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर, इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। एट हाई प्रेशर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये भी नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट नहीं होता, ठीक। एट लो प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, एट हाई प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द प्रोपोर्शनल टू इट्स कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए दोनों ही में क्या है, प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। ये देखिए दोनों में दिया हुआ है, लेकिन क्या है जो आइडल गैसेस होते हैं, आइडल गैसेस जो होती हैं वो कब मतलब आइडल गैस की तरह व्यवहार कर, आइडल गैसेस की तरह कोई गैस कब व्यवहार करती है, कोई गैस आइडल गैस की तरह तब व्यवहार करती है जब उसका प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है। मतलब कोई गैस आइडल गैस की तरह तब व्यवहार करेगी एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एट लो प्रेशर वाला हम लोग चूज़ कर लेंगे। इसका क्या चूज़ कर लेंगे, एट लो प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कांस्टेंट वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एसेंशियल डिपेंडेंट अपॉन। मैंने बताया था कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो किस मास पे डिपेंड करती हैं, तो सीधे सीधे हो जाएगा इसका आंसर मास ऑफ द सिस्टम, ठीक। डेफिनेशन ही यही है, इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विद इज सराउंडिंग, इस सब के कोई मतलब नहीं है। पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इन ऑन गोइंग स्टेट ऑन द नेचर ऑफ द बाउंड्रीज, ठीक। अच्छा होता है ये वर्क किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक। एनर्जी किस प्रकार की प्रॉपर्टी है,
ठीक, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, तो बता दीजिए कि वर्क और एनर्जी प्रॉपर्टी नहीं है, ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं है, ये दोनों पाथ फंक्शन है। ठीक, इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये ना तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती है, ना ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक, तो वर्क और एनर्जी प्रॉपर्टी नहीं है। अब दिया है क्वेश्चन, एन इंसुलेटेड कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपैरेटर, मतलब एक कंटेनर है, इसको 2 भाग में बांटा गया है, हमने इस प्रकार 2 भाग बांट लिए, ए एंड बी बाय थिन डायफ्राम, बीच में एक पतला डायफ्राम लगा करके, थिन डायफ्राम। ठीक, वह ए कंटेन्स मास ऑफ गैस एट प्रेशर पी, यहाँ पे गैस भरी हुई है, मास m है और प्रेशर p है। टी इज एवाक्यूएटेड, ये वाला खाली है, ये वाला खाली एकदम, इसको वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है। इसको पंक्चर किया, फिर उन्होंने कहा था डायफ्राम इज पंक्चर्ड, इस डायफ्राम को बीच में से पंक्चर कर दिया, मतलब छेद कर दिया गया। एंड द गैस रसेस इनटू बी, और ये ए जो गैस निकल करके बी में जा करके पूरे में फैल गई है। ठीक, तो अब द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ठीक, देखिए जब गैसेस किसी वैक्यूम के सापेक्ष एक्सपेंड हो जाती हैं तो उसको कहा जाता है फ्री एक्सपेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री एक्सपेंशन। तो एक ऐसा प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन। ध्यान रखिए फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा फ्री एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हाईली इरिवर्सिबल। ठीक, इसमें किसी प्रकार के रिवर्सिबिलिटी का चांसेस ही नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ध्यान रखिए फ्री एक्सपेंशन इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, if the time taken by a system to execute a process through a finite gradient is infinite large, ठीक, the process will become, अगर किसी प्रोसेस को होने में बहुत अधिक समय लग रहा है, मतलब किसी फाइनाइट ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है काफ़ी कम है लेकिन उसको करने में बहुत अधिक समय लग रहा है, तो प्रोसेस किस प्रकार का हो जाता है? जब किसी प्रोसेस को बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक, तो उस प्रकार का प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, दो चीज़ें सीख जान जाइए कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो एक्सट्रीमली स्लो होता है, मतलब ये इनफाइनाइटेसिमली स्लो, मतलब इसको इतना धीरे करना चाहिए कि इस प्रोसेस को करने में इनफाइनाइट समय लगे। ठीक, और एडियाब्रोटिक प्रोसेस जो होता है यह बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, इतना फास्ट होता है कि ये मानना चाहिए कि इसमें लगने वाला समय क्या है? 0 है। ये समय कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, तो जब किसी प्रोसेस करने में बहुत अधिक समय लग रहा है तो इस प्रोसेस को कैसा प्रोसेस हो जाएगा? वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। अब आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस किस चीज़ पे निर्भर करती है? देखिए किसी इंटरनल एनर्जी होती क्या है? इंटरनल एनर्जी होती है किसी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। ठीक, इस मोशन के कारण ही क्या होता है, जो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है उसी कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो क्या है, किस पे डिपेंड करता है? मॉलिकुलर वेट। हाँ, मॉलिकुलर वेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो ½ mv² तो ऑब्वियसली मास पर डिपेंड करती है। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि गैसेस में अणुओं के मोशन के लिए बहुत अधिक जगह होती है तो आसानी से वो मोशन कर सकते हैं, तो उनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जबकि सॉलिड में क्या हो, फिक्स रहते हैं, अपनी जगह से हिल नहीं पाते, उनकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। डिग्री ऑफ मॉलिकुलर एक्टिविटी, मतलब किस तेज़ी से वो मोशन कर रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड करती है। तो तीनों ही चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसीलिए द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तो तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस के साथ। अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा फर्स्ट लॉ, हीट एंड वर्क और एनर्जी से संबंधित थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद।